हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जस्ट उसके बाद देखेंगे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कुछ लोगों ने बोला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको दिक्कत होती है, तो ये टॉपिक देखेंगे एक एक करके बेटा। आइए शुरू करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को शॉर्टकट हम लोग जो बोलेंगे HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखते हैं ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था जो कि लगभग 13 सालों तक इस पे वर्क हुआ। इसके ईयर पूछे जाते हैं आपसे, तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बात करें पहला पॉइंट, इट इज ए मेगा प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट जो है काफी लंबा रहा, बड़ा चौड़ा रहा, दैट्स व्हाई इसका नाम है मेगा प्रोजेक्ट। एंड दिस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इन 1990। आगे लिखने जा रहे हैं हम, स्टार्टेड इन 1990। ये ध्यान दीजिए आप, ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है बेटा। 1990 में पूछा गया। एंड टू बी कंप्लीटेड, मकसद था इसका टू बी कंप्लीटेड बाय 2003। ये आप देख सकते हैं 1990 से स्टार्ट किया गया, 2003 में कंप्लीट होगा। और इसके बीच का गैप अगर आप देखें, ये 13 ईयर्स, 13 साल का पूरा प्रोग्राम था। ये आप देख सकते 13 ईयर प्रोग्राम था। ये ध्यान, एक क्वेश्चन अगर आपसे यहीं पे वो भी खत्म कर दे, ईयर की पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट हुए बेटा यहाँ पे देखिए आप 1990, लेकिन द क्रोमोसोम नंबर जो टोटल आपको जैसा पता होगा 23 पेयर्स है। क्रोमोसोम नंबर जो फर्स्ट था, फर्स्ट नंबर जो क्रोमोसोम था बेटा, उसका पूरा सीक्वेंसिंग जो हुआ वो 2006 में जाके कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन आपकी गाइडों में एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको हम पहले से बता दे रहे हैं आपको, कभी कभी क्वेश्चन आता है। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1, ये मैं पहले ला रहा हूं। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 कंप्लीटेड जो हुआ, ये 2006 में हुआ। आपके गाइड में दे रखा है, जैसा कि आपके क्वेश्चन भी आते हैं, कंप्लीटेड इन मई 2006। ये आप ध्यान दीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा था, तो क्रोमोसोम नंबर 1 दैट वाज कंप्लीटेड इन मई 2006। ये ध्यान दीजिए। आइए एक करके हम देखते हैं इस पे कौन कौन से कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और उसका किसका मेन योगदान रहा पूरे वर्ल्ड में। तो आप देखें ये पूरा कहानी जो है, एक प्रोजेक्ट बड़ा सा था बेटा। एक चीज और पूछा जाता है इसमें, भाई SGP वाज जो मेन वर्क हुआ US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, डन बाय, जानते रहेंगे, डन बाय मेनली US डिपार्टमेंट। अदर कंट्री भी टेक पार्ट की, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं सबसे ज्यादा योगदान था जो US डिपार्टमेंट का था। यहाँ ध्यान देंगे आप, एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा भी कुछ कंट्री पार्टिसिपेट की थी इस मेगा प्रोजेक्ट में, उनका भी योगदान था। जैसे कि आपकी गाइड में बेटा आप देखेंगे वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिया रहता है, तो वो चीज मैं आपको बता दूं। कुछ कंट्री के नाम जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी। अदर कंट्री जो है आपको बताएं, अदर कंट्री आल्सो पार्टिसिपेट सच एज जापान, ये जानते रहेंगे, जर्मनी हुआ, और ये आपको बता दें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वाला सिस्टम भी आप जानते रहें। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मेनली, तो आपको ध्यान देना है US डिपार्टमेंट, इन्होंने वर्क किया पूरा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ
ये दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम किए। अदर कंट्री में कुछ नाम आपके बुक्स में दे रखे हैं, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर। जापान हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, चाइना एंड अदर्स एटसेट्रा। तो ये चीज आप भूलेंगे नहीं, मिली पूछा गया तो आपको मारना है यूएस, उसके बाद अदर कुछ नाम यहाँ पे आते हैं, ध्यान देंगे। ये पूरी कहानी देखिए, अगर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए आखिर इसका मेन मकसद क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या था बेटा, इसको आप समझेंगे। आपकी एनसीईआरटी में एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा है, द गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या गोल है, क्या मेन हमारा मकसद बनाने का, ये ध्यान देंगे। इससे पहले कुछ लोग को बता, जिनको टफ लगता है, बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है। व्हाट इज द जीनोम? बहुत से बच्चे कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज द जीनोम, जैसा कि पहले ही पढ़ रखे हैं। हम लोग की बॉडी में जानते रहेंगे जो हेप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम के बेटा, उसमें टोटल, ध्यान रखेंगे हेप्लॉइड की बात करेंगे, हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में टोटल जितने जीन होते हैं डीएनए में, दैट इज नोन एज जीनोम। तो आपको ये जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब ह्यूमन के अंदर जो जीनोम है उसके बारे में एक एक चीज हमको पता करना है कि कितने जीन है हमारे जीनोम में, ये उनका सीक्वेंसिंग करना, उनका डाटा स्टोर करना, एक एक चीज अगर उस डाटा को स्टोर कर ले, एनालाइज कर ले सब कुछ, उस पूरे सिस्टम को मिला के हम लोग बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी कहानी दे रखा है। द एंटायर, एक बात फिर से बता दें हम, द एंटायर डीएनए, इसका अगर कोई डिफिनेशन आपको ना पता हो, पहले पढ़ाया गया है। द एंटायर डीएनए ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। इस हैप्लॉइड जानते रहेंगे, जो क्रोमोसोम का बेटा हैप्लॉइड सेट है, इस डीएनए में जितने टोटल जीन है उन्हीं सभी को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं जीनोम। तो जीनोम का मतलब आप जान चुके हैं, जैसा कि पूरा जीन, पूरा हैप्लॉइड सेट का, इसी पूरे जीन को सही से सीक्वेंस करना, एक एक चीज एनालाइज करना, डाटा स्टोरेज करना, सब कुछ मिला के बोल देते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चलिए इसको अच्छे से आप नोट कर लें, फ्रांस इसको मिटाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरी कहानी। एक चीज यहाँ से अगर आपको और दिखाना हम चाहें, इतना जगह है, ह्यूमन जीनोम के अंदर आप जानते रहे ह्यूमन जीनोम कंटेंट्स 3:10⁹ बेस पेयर, जैसा कि पहले पढ़ाया गया आपको, ये ध्यान देंगे। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, 3:10⁹ बेस पेयर। अगर इस पूरे इतनी संख्या को हमको सही से एक्सप्रेस करना हो, सीक्वेंस करना है बेटा टोटल जीन को, तो आपके बुक में पूरा इसमें उन्होंने थ्योरी दे रखा है। द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग जो होगा $3, इसको हटाने जा रहे हैं, $3 पर बेस। अगर इस पूरे जितना बेस पेयर हमने बताया भी, जैसे फिर से लिख रहा हूं, 3×10⁹ बेस पेयर है ह्यूमन जीनोम में। इस पूरे ह्यूमन जीनोम को अगर हमको सीक्वेंस करना पड़े, देन $3 चाहिए यूएस करेंसी पर बेस पेयर, जानते रहेंगे। फॉर सीक्वेंसिंग $3 पर बेस पेयर रिक्वायर, ये जानते रहे, दैट इज द $3 सिंबल है। यूएस डॉलर जो है हमको चाहिए होगा $3 पर बेस पेयर। आप इस तरह से देख सकते हैं बेटा, एक बेस पेयर को सीक्वेंस बनाने के लिए $3 चाहिए, तो इतने को सीक्वेंस करने के लिए कितना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं पूरा कितना खर्चा आएगा। आप देख सकते हैं आपके बुक में भी इन्होंने पूरा का पूरा दे रखा है, $9 बिलियन आता है, कैसे उसको हम दिखा दे रखे हैं। तो टोटल सीक्वेंस करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 3:10⁹ टोटल बेस है, एक बेस पेयर के लिए इतना $1 चाहिए, तो टोटल के लिए 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नीचे टोटल खर्चा आ जाएगा। चलिए हम साइड दिखा देंगे, $9 बिलियन। तो यहाँ से अगर हम दिखाएं टोटल कास्ट, जो टोटल कास्ट आएगी, एक के लिए 3 है तो टोटल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे
हेंस आगे जगह लिख दे रहे हैं 9 बिलियन यूएस डॉलर। इतना खर्चा एस्टिमेट हुआ, जानते हैं कि एस्टिमेटेड लगभग एक्सपेक्टेड या एक एस्टिमेट जो बने इतना खर्चा आएगा। हेंस आप कह सकते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, ध्यान देंगे आप बेटा, पूरी कहानी ये है। दूसरा एक चीज़ और बताया आपके बुक में दे रखा है, अगर ये सीक्वेंसिंग किया जाए तो किस तरह से इसको हम डाटा स्टोर करें, पूरी कहानी आपके बुक में दे रखा है। अगर इस पूरे डाटा को किसी बुक में हम टाइप कराएं, पूरा जितना चीज़ है, जितने भी जीन हैं अभी आपको बताएंगे, टोटल जो जीन है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन है जीनोम में। अगर आप देखें इस पूरे सीक्वेंस को हम एक किसी बुक में पूरे डाटा को स्टोर करें उसकी जानकारी, तो उसके बारे में आपकी बुक में एक जानकारी दे रखा है एनसीईआरटी में। ये बोल रहे हैं बेटा अगर एक ऐसी बुक लें हम जिसके एक पेज में 1000 लेटर हो, ये ध्यान देंगे, एक बुक लें आपके बुक में दे रखा है 1000 लेटर होने चाहिए, 1000 पेज हो, इस तरह से हमको 3300 ये चीज़ ध्यान देंगे। इस तरह से अगर हम टाइपिंग पूरा करवाए और इस तरह से हमको टोटल जो बुक रिक्वायर होगी 3300 बुक चले और पूरा डाटा स्टोर किया जाए सीक्वेंस, तो आपके बुक से एक बात बताने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखने जा रहे हैं 1000 लेटर, ये चीज ध्यान देंगे। 1000 लेटर मतलब जो भी अक्षर इतने होने चाहिए, और 1000 ये लेटर बेटा आपके बुक में फिर दे रखा है 1000 पेजेस, 1000 पेजेस जो है इतना ध्यान देंगे, एक पेज में इतना लेटर है, इस तरह से 1000 पेज चाहिए इसको, और पूरे डाटा को अगर स्टोर करना है, फिर से आपके बुक में बताएं इस तरह से फिर दे रखा है, इस तरह से हमको टोटल 3300 बुक्स रिक्वायर होगी पूरे डाटा को स्टोर करने में। ध्यान दें 1000 लेटर ये है, ध्यान देंगे, उसमें 1000 पेजेस होने चाहिए, उसके बाद इस तरह से बुक्स जो होंगी 1000 पेजेस वाली, और एक पेज में इतना लेटर होगा, इस तरह से टोटल बुक जो रिक्वायर होती है 3300 बुक्स रिक्वायर। ये चीज आपके बुक में क्वेश्चन में पूछा जाता है, रिक्वायर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, रिक्वायर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये चीज आपको एक जनरल डाटा है जो आपके बुक्स में दे रखे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको हटाने जा रहे हैं, आप अच्छे से इसको देख लें, आपके बुक में बहुत ही अजीबोगरीब लिख रखे हैं इन्होंने, इसको हमने बहुत शॉर्टकट एक लाइन में पढ़ाया है, ध्यान देंगे। तो इस तरह सीक्वेंस वे टू बी स्टोर, ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए टोटल हाउ मेनी बुक्स आर रिक्वायर्ड, देन आंसर शुड बी 3300, बट ये कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर है उस बुक्स में, एक बुक में 1000 पेज होना चाहिए, पर पेज में इतना लेटर, ये ध्यान देंगे आप। चलिए एक वर्ड यहाँ पे है, अगर कोई डाटा इतना ज़्यादा रहे तो हम कैसे उसको स्टोर करें बेटा। आप देख सकते हैं इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग के जीवन में अगर ध्यान दें, हर तरफ अच्छा खासा पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप लोग सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, ढेर सारे मूवीज़ या जो भी आप देख रहे होंगे घर पे भी। अब अगर देखिए इस पूरे डाटा को अगर हमको स्टोर करना हो तो आप समझे ये पूरा डाटा स्टोर कैसे होगा भाई, इतना बड़ा डाटा है, बहुत ही ज़्यादा है, इस डाटा को हमको फ्यूचर में गायब न हो जाए, अच्छे से इसको हम जिससे डाटा को एनालाइज कर पाए, हमको ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर डिवाइस। ये क्वेश्चन है नीट में आपको, व्हाट इज़ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब बेटा जितने भी इंफॉर्मेशनल नॉलेज है यहाँ के, इसको पूरे इंफॉर्मेशन को डाटा में स्टोर कर दिया जाए बाय यूजिंग ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, दिस इज कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आपको एक वर्ड हम यहाँ पे यूज करें, आपके बुक से ही दे रखा है, व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स पूछा गया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसको बोलेंगे नहीं, आपके पास गाइड में भी दे रखा है। इन्फॉर्मेटिक्स द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, ये लिख दे रहा हूं, द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर डिवाइस का एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ जानते रहेंगे पूरा इस फील्ड में, मतलब जितनी भी चीजें इंफॉर्मेशन वाली है, बायोलॉजिकल, देखिए यहाँ से मीनिंग क्या है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बायो से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उनका डाटा को स्टोर करना बाय यूजिंग ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। यहाँ पे दे रखा है कंप्यूटर डिवाइसेस टू मैनेजमेंट
एंड स्टोरेज टू मैनेजमेंट एंड स्टोरेज। अब क्या मैनेज स्टोर करेंगे, जैसा कि देखें बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लगा है, तो आप अच्छे इसको समझ लेते हैं बेटा। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज बायो इंफॉर्मेटिक्स। तो आप ये देख सकते हैं आपकी गाइड्स में भी एक डायग्राम बनाया है एनसीईआरटी में राइट साइड पेज में। कुछ भी नहीं, आप देखेंगे वहाँ पे कंप्यूटर से पूरा स्क्रीन दिखाया गया है, डीएनए के सीक्वेंस कुछ दिख रहा है, इस तरह से उसका मीनिंग समझे, रटे नहीं। इंफॉर्मेशन वर्ड यहाँ लगा है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मतलब जितने भी आपके जो भी डाटा है उसको स्टोर करना बाय यूजिंग, ये ध्यान देंगे कंप्यूटर डिवाइसेज, ये ऑप्शन में था। तो अगर कंप्यूटर डिवाइस यूज करके हम कोई चीज मैनेज कर रहे हैं, डाटा स्टोर कर रहे हैं, पूरा इस पूरी टेक्निक को हम एक वर्ड देते हैं दैट इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको भूलेंगे नहीं। ये आप पूरा कहानी देख चुके हैं। आते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीज है जिसके हम लोग अभी तक जीनोम बना चुके हैं। ह्यूमन के अलावा भी कुछ अदर ऑर्गेनिज्म है जिसपे हम लोग अभी तक डीएनए या जीनोम को पूरा सीक्वेंस कर चुके हैं, उसको भी देखेंगे और कौन कौन सी मेथोडोलॉजी है वो भी देखेंगे। इसको उठाने जा रहे हैं, इसको अच्छे से आप नोट कर ले अच्छे से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप, पूरा आपके बुक के एनसीईआरटी की चीजें हैं, इजी लैंग्वेज में बेटा ध्यान दें। आते हैं गोल्स ऑफ एचजीपी, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या है हमारा मकसद इस प्रोजेक्ट को इतना बड़ा जो बनाया, इसका मेन मकसद क्या था, इसको पूरा देखेंगे। आपके एनसीईआरटी पॉइंट जो भी गाइड दे रहे खुद से समझा जाए एक एक करके। सबसे पहले बता दें ह्यूमन जीनोम में जो भी है बेटा आपको बताएं, टोटल लगभग जो एक्सपेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन है। गाइड में कहीं 20 से 25,000 दिया जो भी, बट एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे आपके गाइड का जो भी आंसर माना जाता है वही हम लिखने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, इसका मेन मकसद में कुछ पॉइंट अगर बताएं। पहला पॉइंट डालें, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, और ऑल द जीन मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 30,000, ये लगभग का साइन बना रहे हैं 30,000 जीन। इन ह्यूमन जीनोम, ये मकसद देखिए हमारा मेन मकसद है इसको आइडेंटिफाई करना सही से। जितने भी जीन है ये डाटा अच्छे से आप रख लें, क्वेश्चन आपकी गाइड में दे रखे, ध्यान दें। दूसरे बेटा डिटरमाइन द सीक्वेंस, साथ में लिखे हम जितने भी जीन है डिटरमाइन द सीक्वेंस, इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ध्यान देंगे आप। तो ये जीन आपको, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, कितना जीन, तो 30,000 मारेंगे, ये ध्यान देना है। इनका सीक्वेंस हमको करना है। दूसरा अभी आपको बताया हमने डाटा भी स्टोर करेंगे आप। आते अगले पॉइंट में आपके बुक में दे रखा है, स्टोरेज दिस इंफॉर्मेशन, स्टोरेज दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस, डाटाबेसेस के आधार पे पूरा का पूरा स्टोर करना, ये भी देखेंगे। अगला पॉइंट आप फिर देखेंगे जितने भी है सीक्वेंस वाइज ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट पे देखिए, इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस ये भी देखेंगे आप। अभी तक जो मेन पॉइंट बताया ऑल द जीन, इसको आइडेंटिफाई करना मेरा मकसद था, ये नहीं भूलना आपको। सीक्वेंस डिटरमाइन करना, ये स्टोरेज करना, ये भी नहीं भूलेंगे आप। 3 मेन फंडे ऊपर के बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज, अगला पॉइंट एनसीईआरटी है, ट्रांसफर करेंगे हम लोग जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज वगैरह, अपनी टेक्नोलॉजी को और जगह हमको ट्रांसफर करना जहां पे और इसका यूजफुली काम हो पाए। दूसरा एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। इस दौरान बेटा जब ये बना होगा उस टाइम कुछ एथिकल, सोशल और लीगल मुद्दे भी आए होंगे, उसको भी आपको बताना है। एड्रेस
द ethical, legal and social issues. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एड्रेस करना है, मतलब आपको उनको बताना है, छुपाना नहीं है, पूरी इसकी कमी और जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबको सब दैट में अराइज। ये क्वेश्चन देखें, इथिकल लीगल, ये क्वेश्चन आया है, इसको ELSI से भी करना है। आइए देखते हैं, एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इशू। ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ELSI। ये आप नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, ELSI वाला कहानी दे रखा है। दैट में राइज ड्यूरिंग प्रोजेक्ट फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट बनाने में ये कुछ कठिनाइयाँ जो भी हैं उनको आपको बताना पड़ेगी, ध्यान देंगे बेटा। इस तरह से कुछ गोल्स हैं जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थे। ये ट्रू फॉल्स में बेटा क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से पॉइंट नोट कर लें, कभी कभी ये पूछे जाते हैं। आइए, मेनी नॉन ह्यूमन जीनोम आल्सो सीक्वेंस, यहाँ जगह मैं लिख रहा हूँ, मेनी कुछ अन्य वैसे हैं जो ह्यूमन के नाम, मेनी नॉन ह्यूमन जीनोम आल्सो सीक्वेंस, कौन कौन से हैं इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखे हैं गाइड में, आपके एनसीईआरटी में भी आपके दे रखा है कि ह्यूमन को छोड़ के नॉन ह्यूमन कौन कौन से हैं जिनके जीनोम अभी तक सीक्वेंस कर लिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गाइड में मिलेंगे, इसको हम सीधे आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान देंगे। एक प्लांट है अरेबिडोप्सिस, देखिए कौन कौन सा है, एग्जाम्पल देखेंगे। पहला अरेबिडोप्सिस, ये प्लांट क्वेश्चन पूछे गए, अरेबिडोप्सिस भी आया हुआ है। दूसरा आपके गाइडोसिस दे रखा है, बैक्टीरिया भी है, इसके भी किए गए हैं। एक और है बेटा है नीमेटोड, आपकी गाइड दे रखा है सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, इंपॉर्टेंट है, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, ये एलिगेंस है। अब देखें ड्रासोफिला भी है, इसका मकसद है लिखने का तरीका जो है, इससे आपको क्वेश्चन इजी में भी एग्जाम्पल हम हटा सकते हैं, ये ध्यान देंगे। इस वजह से ये ऐसे लिखा गया है, आप देख सकते हैं पूरा। ये कुछ नाम है आपके सामने, एक दो नाम और भी हम आपसे लिखना चाहेंगे बेटा, जैसे एक राइस करके दे रखा है, ये भी क्वेश्चन, और एक म्यूकर की स्पीसीज है, म्यूकर रेसिमोसस, म्यूकर रेसिमोसस, ये स्पेसिफिक जो वैरायटी है इसमें भी देखा गया है, इसका भी किया गया है, ठीक। ईस्ट जो कि आप जानते समझे, दूसरा है प्लांट राइस, इसका एटसेट्रा। तो आपके बुक में सभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है एक्सेप्ट वन, ये एनसीईआरटी से बाहर। म्यूकर की वैरायटी ध्यान देंगे, ये रेसिमोसस की वैरायटी, इसका भी किया गया, ध्यान देंगे। इस तरह से कुछ नाम है, सभी आपके एनसीईआरटी के ही नाम लिखा गया है, एक ही हमने एनसीईआरटी बाहर लिखा है, ध्यान देंगे। ये सब के सब जितने एग्जाम्पल इसको अच्छे से देखें, बहुत इजीली रटेंगे। अरेबिडोप्सिस, दिस इज ए नेम ऑफ प्लांट, ये देखिए आपकी गाइड में दे रखा है, ये प्लांट है, उसका नाम है, बैक्टीरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, दिस इज ए नीमेटोड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेप्टाइटिस वर्ड से आपको एकदम इजी लगेगा, रेप्टिफॉर्म लार्वा जैसे एस्केली से पढ़ाया जाता था आपको। देन सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस एक नीमेटोड है जो कि बिलोंग करता है एस्केलमेंथिस को, ये अच्छे से आप रटे रहेंगे। टफ क्वेश्चन बन सकता है आपके गाइड से, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा, सही से ध्यान देंगे। ये फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड है, ये ध्यान देंगे। फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड, निमेटोड किसको बोलते हैं आप समझ सकते हैं, एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस जो फाइलम है उसी के मेंबर्स होती निमेटोड, ये समझे रहेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से देखिए, ये एग्जांपल बैक्टीरिया होगा, सिनोरेप्टाइटिस हो गया, ड्रासोफिला इंपॉर्टेंट नहीं भूलेंगे, म्यूकर, ईस्ट, राइस। चलिए क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, नहीं भूलेंगे।
एक ट्रिक यहाँ से बता देगा, सबका लेटर हम पहला देखें तो आपको एक ट्रिक बेहतरीन मिलेगी। ये ए हो गया, बी सी एंड डी, ए बी सी डी, यहाँ लिख रहे हैं ए बी सी डी, आप एकदम इजीली रख सकते हैं। ए फॉर ये हो जाएगा, बी से बैक्टीरिया है, सी फॉर सिनोरोडाइटिस है, डी से ड्रोसोफिला, ए बी सी डी पूरा रटा लेंगे आप। दूसरा ए बी सी डी मेरा यार कर लो, मेरा साहब ये म्यूकर हो जाएगा, यार फॉर ये हो जाएगी, दो एग्जाम्पल, र से राइस और वाया से ये है ईस्ट। ए बी सी डी मेरा यार से सभी एग्जाम्पल रट डालोगे आप एक एक करके बेहतरीन ट्रिक के साथ। ए से रटे रहेंगे, क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। अरेबिडोप्सिस से प्लांट का नाम है, बैक्टीरिया है, सिनोरोडाइटिस है, निमेटोड है, ड्रोसोफिला है, म्यूकर यहाँ पे है, दूसरा ईस्ट है, राइस, राइस भी प्लांट है, आप सब जानते ही हैं। इस तरह से आप रट सकते हैं कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमन के अलावा जिनके जीनोम सीक्वेंस बनाए जा चुके हैं। ध्यान आते हैं, इसको हटाने जा रहे हैं बेटा, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें अच्छे से। ये पूरी कहानी जो भी है इसको अपना मोबाइल तुरंत अभी के अभी स्क्रीन शॉट लें और रख लें। ये पूरी कहानी बहुत इजी से इसके जो ट्रिक बताएंगे इसको नोट कर लें नोट्स। आते हैं मेथोडोलॉजीज पे, कैसे कैसे कौन से दो मेथड यूज हुए हैं जो सीक्वेंस बनाने के काम आते हैं। दो मेथड मेथोडोलॉजीज की बात करें तो टू मेथड है बेटा, आप देख सकते हैं। दो मेथड हम लोग यूज करेंगे जिससे कि पूरा सीक्वेंस यहाँ पे बन जाता है डीएनए का। एक मेथड ना एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स है, अगर ध्यान दे ऐसे कर ले हम, चलो ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। दोनों इंपॉर्टेंट है, गाइड में क्वेश्चन दे रखे हैं, बुक्स में भी आप लगाएंगे जाके आपको मिलेंगे। खासकर ये बहुत टफ लगता है कुछ बच्चों को। सीक्वेंस एनोटेशन क्या है, क्या है EST, इसका फुल फॉर्म ये पूरा जानते रहेंगे, शॉर्टकट EST बोलेंगे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ये आपको ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान देंगे। इस मेथड से बेटा हम लोग जो यूज करेंगे, बाय यूजिंग दिस मेथड, जो डीएनए होगा जैसा कि आपको पहले पढ़ाया गया, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं बेटा, तो इस मेथड से हम लोग यूज करेंगे, सीक्वेंस बनाएंगे कोडिंग पार्ट का। यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, आपकी गाइड में भी क्वेश्चन मिलेंगे, टू द सीक्वेंस ओनली कोडिंग पार्ट, जानते रहेंगे। यूज टू सीक्वेंस ऑफ कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का जो कोडिंग पार्ट है, अगर उसका सीक्वेंस बनाना है तो देन वी कैन गो थ्रू दिस मेथड। एंड व्हाट इज द सीक्वेंस एनोटेशन, आप देखिए इसको हम यूज तब करेंगे, आप समझे रहेंगे, जो डीएनए में दोनों पार्ट है, मींस कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, दोनों के लिए हमको यूज करना है सीक्वेंस एनोटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रटे रहेंगे। सीक्वेंस ऑफ यूज टू सीक्वेंस ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट, ये जानते हैं दोनों पार्ट के लिए। इनका जो भी पार्ट है दोनों उनका सबका सीक्वेंस बनाएंगे एंड सीक्वेंस विथ फंक्शन। और ये जो सीक्वेंस बनाएंगे विथ फंक्शन के साथ, यही जो सीक्वेंस हम बनाते हैं डीएनए का, दोनों पार्ट का कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग, इन दोनों का जो सीक्वेंस बनाया विथ फंक्शन, इसको बेटा एक वर्ड देते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ध्यान देंगे। बाकी ये देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है EST का, जिसको रटे रहेंगे आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चले इन दोनों के अलावा यहाँ पे आपको हम बताएं बेटा, जब ये हम काम करेंगे हमको यहाँ पे जरूरत होता है होस्ट का, आपके बुक्स में भी दे रखा है, क्लोनिंग के लिए आप डीएनए का यूज होस्ट फॉर क्लोनिंग ऑफ डीएनए, अलग से बता दें, फॉर क्लोनिंग ऑफ डीएनए हम लोग यूज करते हैं यूज होस्ट। और ये जो होस्ट है बैक्टीरिया, ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन पूछे जाए,
एंड ईस्ट। ये ध्यान, बैक्टीरिया और ईस्ट ये जो होस्ट है यूज करते हैं, इनका ये ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए हैं। और इससे जो वेक्टर हमने यूज किया एंड द वेक्टर यूज करते हैं बेटा, उसके भी नाम आपकी गाइड में रखा है, वेक्टर कॉल्ड एज एक वेक्टर का नाम है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये ध्यान देंगे। और दूसरा है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एक का नाम है बैक, दूसरा एग करके है, दे रखा है क्वेश्चन, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये दूसरा है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दोनों नहीं भूलना है आपको, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिट क्वेश्चन है, देखेंगे आप। वेक्टर का नाम अगर देखें, वेक्टर जो यूज हुआ एक है बैक, पूरा नाम है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, शॉर्टकट BAC, नीट का फेवरेट टॉपिक क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा YAC, या ऐसे इसको रटे रहेंगे। बैक्टीरिया आपको जानते हैं ये प्रोकैरियोट्स में आता है, लेकिन ईस्ट जो है यूकैरियोट में रटे रहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे प्रेफरेंस कौन सा देंगे, तो प्रेफरेंस नाउ है, जिस टाइम पे हम लोग इसको देते हैं ध्यान देंगे। बिकॉज कोई पूछे तो ईस्ट है, आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज यूकैरियोट है। बाकी बैक्टीरिया जानते रहेंगे प्रोकैरियोट को बिलोंग करता है। देन इस टाइम जो हम लोग यूज करते हैं तो प्रीफर करेंगे वो याक का, याक मतलब समझे जैसे याक नाक को छिड़कते हैं, जानते हैं हम सब लोग, तो याक वाली बात नहीं भूलेंगे। बाकी बकते रहते हैं तो बकने वाला काम पहले था, ध्यान देंगे। बैक्टीरिया का अगर यूज करते हैं, इसका जो वेक्टर उसका नाम है, रटे रहेंगे, वेक्टर का नाम है बैक, इसका नाम ये। इस तरह से पूरी मेथोडोलॉजी आपको मैं समझाया। एक का नाम है सीक्वेंस करने का, एक्सप्रेस सीक्वेंस है, दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन, ये ध्यान देंगे। जैसे ही पहले मैंने आप लोगों को याद कराऊं, पहले भी आपको पढ़ाया गया बेटा, अब आओ टेक्नोलॉजी में ध्यान देंगे। अगर इसको हम हटा के आपको दिखाए, शॉर्टकट इधर चलिए, ये दोनों हटा इसको अच्छे से नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बताया था पहले, जैसे मान लो हमने कोई DNA ऐसे लिए बेटा, ये शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, बस देख लें। पहले शुरू जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, अगर आपको ध्यान दे, ये DNA हमारे पास अगर है, इस DNA को हम लोग कट करते थे, अगर याद हो, ये कट करते थे हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम, कट करने के बाद आपको सबको पता है वेक्टर यूज करते तो वहाँ जोड़ देते थे, आपको पता होना चाहिए। कट किया, अरे यहाँ पे मान लो ये वेक्टर है, इससे जोड़ दिया, इतने पार्ट में लाके इसको हम ऐसे से जोड़ देते थे, आप ध्यान दें। उसके बाद पूरे सिस्टम को उठा के हम लोग इसको डाल देते थे, पूरे फ्रैगमेंट को उठा के वेक्टर में, इसका जो भी फ्रैगमेंट है, मान लो एक छोटा फ्रैगमेंट रहा होगा, कट करने के बाद ये छोटा फ्रैगमेंट इससे जुड़ा, इसके बाद इसको पूरे होस्ट में डालते थे हम लोग। होस्ट में पूरा इसका ढेर सारा कॉपी बनता था, आपको अगर याद हो, कॉपी में जो ढेर सारा बना उसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पे ये चीज़ सही से नहीं दिया है, ध्यान देंगे। यहाँ पे इसका एम्प्लीफिकेशन किया हमने, ढेर सारा कॉपी बनाया, उसी को बोल दिया एम्प्लीफिकेशन। कॉपी जो पूरा हुआ उसके बाद जो DNA ऑब्टेन हुआ, उन सबका हमको सीक्वेंसिंग करना है। एक तरह से मोटे तौर पे देखें तो एक शॉर्टकट प्रोसेस जस्ट आपको रियलाइज कराया हमने, कैसे कहानी हो रही है यहाँ पे, ध्यान दे सकते हैं आप। इस तरह से चीज़ें आपके बुक्स में लिखी है, तो आपको इजी वे में समझ में इसलिए मैं लिखा, तो सीक्वेंसिंग हो जाएगा पूरे DNA के यहाँ पे, ये पूरा शॉर्टकट ध्यान। चले एक बात और है NCERT में, उसको भी आपको हम दिखाते हैं। और आप देखिए एक चीज और लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन जीनोम, प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक, देखिए जेनेटिक मैप की बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप। जीनोम, इसको हम कैसे करते हैं, आपको पूरी कहानी दिखाएं, ये कैसे प्रिपेयर करेंगे जेनेटिक एंड फिजिकल मैप जीनोम का। यहाँ भी दो मेथड का काम लेते हैं, यूज लेते हैं, दोनों की कहानी हम अगर बताएं तो देखें। पहला है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड, पहला है बायोजिन, ये एंजाइम वेल नोन आप जानते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म करके यहाँ लिखा है, एंडोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मेनी मॉर्फी, मतलब साइज,
रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोज एक ऐसा एंजाइम है, जैसा कि पहले पढ़ाया था, ये डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट से कट करता है और जिस साइट से कट करता है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। उसी रिकॉग्निशन साइट अगर ढेर सारे यहाँ पे बन जाए, बहुत ढेर सारे, जानते रहेंगे कई टुकड़े साइज में हो जाए, पानी का मतलब मीनिंग, मॉर्फोलॉजी मतलब साइज। और आपको पहले से पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज ये स्पेसिफिक एंजाइम जो कि डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट से कट करता है, तो इसका यूज करेंगे, इसका भूलेंगे नहीं हम, पहले बताया गया है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज। पहला दूसरा है माइक्रोसैटेलाइट, दूसरा है माइक्रोसैटेलाइट्स। ये क्या है माइक्रोसैटेलाइट? पूछा जाता है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, आपके गाइड में दे रखा है, दीज आर, ये चीज लिख रहे हैं, दीज आर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। इतना कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा जेनेटिक और फिजिकल कितने होते हैं, लेकिन ये जरूर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एंजाइम का, जैसा कि पहले पढ़ाया गया बेटा। दूसरा व्हाट इज द माइक्रोसैटेलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है, आप आगे भी देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसी डीएनए सीक्वेंस जो रिपीट करते हैं दैट्स इज कॉल्ड एज माइक्रोसैटेलाइट, तो इसको न भूलेंगे। अगला जो टॉपिक एक लास्ट बचा है बेटा ह्यूमन जीनोम का, सैलिएंट फीचर करके दे रखा है। तो सैलिएंट फीचर क्या है, इसको भी फटाक से हम देखते हैं, पूरी कहानी एनसीईआरटी से आपको दिखाते हैं। चलो बेटा देखते हैं पूरा का पूरा सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम की क्या क्या मेन फीचर, पूरी एनसीईआरटी की पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो मेन पॉइंट आप उसी को रटेंगे, पूरा जरूरत नहीं कि एक चीज यहाँ पर रटने का। देखिए आप सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम में नंबर 1 फीचर, ह्यूमन जीनोम कंटेंट्स 3.164 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस। से ध्यान देंगे, चाहे ये बिलियन रटे चाहे मिलियन, ही ध्यान देंगे आप, एक डाटा आपको रटना पड़ेगा। एवरेज जीन अभी आपको शुरू में बताया हमने, देखे कंसिस्ट ऑफ बना होता है ये 3000 बेसिस, बट साइज वेरी करता रहता, ध्यान देंगे साइज फिक्स नहीं है, साइज ये वेरी है, डिफरेंट है, ध्यान देना है। द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन, दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से हटे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्ट्रॉफिन, डिस्ट्रॉफिन जो होता है सबसे बड़ा जीन है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान देना है। टोटल नंबर ऑफ जीन अगर ध्यान दें 30,000, इसको ना भूलेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग एस्टिमेटेड जो जीन है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन है, विच इज मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट, जो कि पहला एस्टिमेट था 80,000 से 1,40,000 जीन माना गया था पहले, बट बाद में अच्छे से साइंटिस्टों ने स्टडी किया, जो कंक्लूजन निकला दैट इज 30,000 जीन, ऑलमोस्ट 99। अगली बात फिर से इंपॉर्टेंट है, हम लोगों का लगभग ये जो है 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेस या जीन आप कह सकते हैं सबके सब सेम है, हम लोग एग्जैक्टली सेम। हम लोग जो आपस में जितने इंडिविजुअल हैं जो वेरी करते हैं, सब लोग मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने में अलग अलग दिखते हैं, या जो ट्विंस को छोड़ के, या फिर जेनेटिकली अगर देखें तो हम लोग में इतना परसेंट 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस या जीन सेम है, और हम लोगों में जो डिफरेंसेस है बेटा दैट इज ओनली ड्यू टू दैट 0.1%। इस 0.1% की वजह से हम लोग आपस में डिफरेंट दिखते हैं, ध्यान देंगे आप। फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर जीन, लगभग अभी तक 50% जो डिस्कवर जीन है उनके भी फंक्शन अननोन है, ध्यान देंगे। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन, ये प्रोटीन के लगभग जानते हैं 2% से भी कम, लेस देन है 2% से जो कि प्रोटीन को कोड करते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, ढेर सारे जो ह्यूमन जीनोम में जो भी आप देख सकते हैं जितने भी पाए गए हैं जीन, उनमें लगभग रिपीटेड सीक्वेंस मिला है, ध्यान देंगे बहुत ज्यादा मात्रा में। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, रिपीट किया गया है। सब टाइम देखिए 100 से लेके 1000 टाइम्स तक ये रिपीट हुआ है, ध्यान देंगे। पूछा नहीं जाता ये पॉइंट। क्रोमोसोम 1, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो पॉइंट छाटे हैं। 1 हैज मोस्ट जीन, क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम कौन सा क्रोमोसोम जिसके पास सबसे ज्यादा जीन है, ये रट लेंगे 2968। फर्स्ट क्रोमोसोम इसके पास सबसे ज्यादा जीन है 2968, ये ध्यान देंगे। एंड द मिनिमम जीन वाई क्रोमोसोम, जो ये वाई है दिस इज द वाई क्रोमोसोम, इसके पास मिनिमम जीन है 231 जीन, ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का। एंड द लास्ट साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन है, ये आपको ध्यान देना है। दिस इज डाटा, दिस इज 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस्ड डीएनए, आप देखिए डिफरेंसेस, जिसको शॉर्टकट आपको एक चीज SNP करके बोला गया है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा फुल फॉर्म रट लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म
प्रोनाउंस एज स्निप्स, ये भी पूछा गया है स्निप्स क्या है, तो कुछ भी नहीं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये है, ध्यान देंगे। तो आपको जितने पॉइंट बताए हैं जहां जहां गोला किया गया बेटा इसको रट लेंगे। 30,000 जीनोम है, अरे 30,000 जीन हम लोगों में रटे लेंगे, लगभग 3.1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस है, ये नहीं भूलेंगे आप। नंबर 1 बात आप ये नहीं भूलेंगे, क्रोमोसोम 1 जो है हैज 2968 जीन एंड Y हैज 231 जीन, ये नहीं भूल। डिस्ट्रोफिन इज द सबसे बड़ा जो ह्यूमन का जीन है, डिस्ट्रोफिन, ये नहीं भूलना है। और हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन जो दिखाया गया है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन है टोटल नंबर जीनोम में। ये फीचर था सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, इसको अच्छे से देख लें आप, इसको अच्छे से जहां जहां पॉइंट है इसमें कुछ करना नहीं, आपके एनसीईआरटी पॉइंट है, बस केवल एनसीईआरटी में आप जहां जहां सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किए इसको गोला कर ले, वही पूछे जाते हैं, सभी लाइन नहीं रटेंगे, ध्यान दें। चलिए इसको हटाते हैं हम फटाक से, आइए शुरू करते हैं एप्लीकेशन। लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द एप्लीकेशंस, कहां इसके यूजेस हमको दिखाई पड़ेंगे फ्यूचर्स में। एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर्स क्या है, तो आप जाने जितने नई नई टेक्नोलॉजी है, पूरी जो भी टेक्नोलॉजी होता है इसका यूज करेंगे हम, और हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे डिजीज का। तो ऐसे क्वेश्चन आप शिकागो में लिखेंगे, न्यू वे टू डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये क्वेश्चन आपके गाइड में मिलेंगे, आपको वहां पे देखेंगे। न्यू वे, कुछ नए तरीके, न्यू वे टू डायग्नोस एंड ट्रीट डिजीजेस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ये आप रख लें। डायग्नोसिस बनाने में और डिजीज का ट्रीटमेंट करने में इसका यूज करेंगे, बहुत तगड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी देखेंगे। इनेबलिंग ए रेडिकली न्यू अप्रोच, न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोग्राम में भी इसका यूज करते हैं, ध्यान देंगे, इसको इंपॉर्टेंट करें, बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोग्राम में वहां पे ध्यान देंगे। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में, ये भी दे रखा है आपके कागजों में, कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन, ये भी जानते रहेंगे, ये जीनोम, ऑल द जीन्स इन जीनोम, जीनोम में जितने भी जीन है सबका स्टडी करना, सीक्वेंस करना, ये भी एक एप्लीकेशन का पार्ट है। और द लास्ट पार्ट आपको लिखने जा रहे हैं, कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स सॉल्विंग चैलेंजेस, कैन बी अप्लाइड टू सॉल्विंग चैलेंजेस, सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, जैसे हेल्थ सेक्टर में यहां पे यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में ये भी ध्यान देना आपको, एग्रीकल्चर में जो नई नई टेक्नोलॉजी वहां बेटा इसका यूज करेंगे। एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, यहां भी करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, एटसेट्रा। दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन फ्यूचर, कहां कहां हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे या फिर इस टाइम कहां कहां कर रहे हैं, इसको अच्छे से देख रहे हो। एक नया तरीका है, न्यू वे टू डायग्नोस एंड ट्रीट द डिजीज, इसको ना भूलेंगे, क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ये भूलेंगे। दूसरा बेटा नया नया बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोग्राम में इसका यूज करते हैं हम लोग, इसलिए करेंगे ऑल द जीन सभी का अप्लाइड करेंगे इसको, जितने भी नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, एनर्जी प्रोडक्शन की जो टेक्निक है, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, ढेर सारे और भी चीजें जहां जहां इसके हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे या प्रेजेंट इस टाइम कर रहे हैं, तो अच्छे से इसको देख रहे हैं। एनवायरमेंटल से लेके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, हेल्थ केयर सेक्टर, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, हर जगह यूज हुआ। तो फ्रेंड्स ये पूरा कहानी जो था आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट, जो कि 1990 में शुरू हुआ, 2003 तक चला, 13 साल का मेगा प्रोजेक्ट था। रटे रहेंगे, लेकिन एक पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड क्रोमोसोम नंबर 1 जो कंप्लीट हुआ उसका सीक्वेंस 2006 में। तो होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा, जितने पॉइंट है इसको अच्छे से नोट करें, सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आज की कहानी इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई करें।